नमस्कार दोस्तों, एक सीनियर डेवलपर होने के नाते मैं ये बता दूं कि हम सब हर रोज कोड लिखते हैं, पर क्या कभी ध्यान दिया है कि आखिर हमारा ये हाई लेवल कोड इस हार्डवेयर के साथ बात कैसे करता है? आज हम इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डीपली डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है। हम लोग तो बड़े आराम से इंग्लिश जैसे सिंटैक्स में, जैसे सी या जावा में अपना कोड लिख देते हैं, राइट? लेकिन हमारे कंप्यूटर्स, उन्हें तो सिर्फ 0 और 1 समझ आता है। बाइनरी के सिवा उन्हें कुछ नहीं पता। तो आखिर ये इंसानी भाषा मशीन के समझने लायक एक्शन में बदलती कैसे है? आज के इस ऑनबोर्डिंग सेशन में हम यही सफर तय करेंगे। हमारी जर्नी इस लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने से शुरू होगी। फिर हम कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की कोर वर्किंग समझेंगे, उन्हें आपस में कंपेयर करेंगे, एक कोड की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे और एंड में अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी बग्स को हंट करना सीखेंगे। सोचिए जरा, अगर हमें अपना पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिर्फ जीरोज और वंस में लिखना पड़ता, लिटरली एक एक लाइन बाइनरी में, एक पूरा नाइटमेयर होता ना। वहीं से सामने आती है हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। और हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे खास टूल्स की जो हमें इस नाइटमेयर से बचा सकें। और यही एंट्री होती है उस सॉल्यूशन की जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटर। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये एक ऐसा बेहतरीन टूल है जो हमारी इंग्लिश जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाता है और उसे सीधा उस बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसे प्रोसेसर आसानी से समझ ले। एक तरह से ये हमारे ह्यूमन लॉजिक और मशीन के बीच का सबसे एसेंशियल ब्रिज है। अब इस ब्रिज के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कंपाइलर का। ट्रांसलेशन की दुनिया में ये एक बहुत ही सॉलिड, हेवी ड्यूटी आर्किटेक्चरल टूल है। वैसे एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करता हूं कि आपको पता है ये शुरू कब हुआ था? साल था 1952। ये वो साल था जब ग्रेस हॉपर ने दुनिया का सबसे पहला कंपाइलर बनाया था A0 लैंग्वेज के लिए। सोचकर देखिए, वहां से लेकर आज तक हमने कितना लंबा सफर तय किया है। तो एक कंपाइलर एग्जैक्टली काम कैसे करता है? ये बेसिकली सारी हैवी लिफ्टिंग एक ही बार में करता है। ये एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले आपके पूरे सोर्स कोड को एक साथ उठाएगा, जरूरी फाइल्स गैदर करेगा, सिंटैक्स एरर्स चेक करेगा, एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा और फाइनली सब कुछ एक साथ एग्जीक्यूटेबल बाइनरी में बदल देगा। एकदम बल्क प्रोसेस। पर देखे, हर प्रोजेक्ट में हमें हर वक्त बल्क प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है ना? और यही काम आते हैं हमारे इंटरप्रेटर्स। ये हमारा दूसरा मेन ऑल्टरनेटिव है जो ऑन द फ्लाई यानी तुरंत ट्रांसलेशन करता है। इंटरप्रेटर की अप्रोच कंपाइलर से बिल्कुल अलग है। ये पूरे कोड को एक साथ स्कैन नहीं करता। इसकी जगह ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, उसे मशीन कोड में बदलता है और तुरंत एग्जैक्टली उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देता है। अगर कोड फाइल्स बहुत मैसिव हैं या आपको कॉन्स्टेंटली ये इटरेटिव अपडेट्स करने हैं, तो ये लाइन बाय लाइन अप्रोच लाइफ को बहुत आसान बना देती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हमें डिसाइड करना होता है कि कब कौन सा टूल यूज करें। इन दोनों टूल्स के बीच के आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को समझना और नापना हमारे लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इनका सबसे बड़ा डिफरेंस इनके काम करने के तरीके में ही है। कंपाइलर सब कुछ एक साथ ट्रांसलेट करके एक ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा जिसमें आपका सोर्स कोड हाइड हो जाता है, एक सिक्योर डिप्लॉयमेंट, राइट? दूसरी तरफ इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन करके चलाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमें विजिबल सोर्स कोड ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। इस कंपैरिजन को एक चीट शीट की तरह याद रखिए। अगर एग्जीक्यूशन स्पीड टॉप प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली कंपाइल करिए, लेकिन कंपाइलर्स मेमोरी ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाते हैं। वही इंटरप्रेटर्स बहुत मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। और अगर डीबगिंग की बात करें, इंटरप्रेटर उसी टाइम एरर पकड़ लेगा, जबकि कंपाइलर पूरा स्कैन करने के बाद लास्ट में एक साथ एरर लिस्ट पकड़ाएगा। दोनों के अपने डिस्टिंक्ट फायदे हैं। चलिए अब अपने इस पूरे प्रोसेस को एक कोड की लाइफ स्टोरी की तरह देखते हैं। क्रोनोलॉजिकली अगर फॉलो करें तो एक कोड के लिखे जाने से लेकर उसके एग्जीक्यूट होने तक वो आखिर किन किन फेजेस से गुजरता है। एक प्रोग्राम को एक प्रॉपर्ली रनिंग एप्लीकेशन बनने के लिए इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स से होकर निकलना ही पड़ता है। स्टेप 1 है सोर्स कोड, स्टेप 2 है ऑब्जेक्ट कोड और आखिरी स्टेप है मशीन कोड। शुरुआत होती है स्टेप 1 से, सोर्स कोड से। ये हमारे वर्कफ्लो की स्टार्टिंग लाइन है। ये प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जहां हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। वही डेली का सी, जावा या सी शार्प वाला कोड जो इंजीनियर्स लगातार लिखते रहते हैं। फिर आता है स्टेप 2, ऑब्जेक्ट कोड। जब कंपाइलर अपना जादू चलाता है तो वो एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोड डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन शुरू करने के लिए एक मेन एंट्री पॉइंट नहीं होता, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट में रुका रहता है। और लाइफ साइकिल का फाइनल फेज है स्टेप 3, मशीन कोड। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ लिंक कर दिया जाता है, तब बनती है हमारी फाइनल एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल। इसमें वो मिसिंग एंट्री पॉइंट मिल जाता है। अब ये बिल्कुल सीपीयू रेडी प्रोडक्ट है जो फाइनल आउटपुट डिलीवर करने के लिए तैयार है। अब रियलिटी पर आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सब कुछ एक बार में परफेक्ट तो होता नहीं है, राइट? गलतियां होना एक इनएविटेबल रियलिटी है और कोड से उन बग्स को ट्रैक करके खत्म करना ही हमारा सबसे अहम टास्क होता है। अपने इंजीनियरिंग करियर में हमें मोस्टली इन 3 कैटेगरीज के बग से ही लड़ना पड़ेगा: कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स और हमारे सबसे बड़े दुश्मन लॉजिकल एरर्स। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे खराब करते हैं। पहला टाइप है कंपाइलेशन एरर। ये सबसे बेसिक और ठीक करने में सबसे आसान होते हैं। जैसे लोअर केस इंट की जगह गलती से कैपिटल आई बनाकर टाइप कर देना, एक माइनर सा टाइपो, और कंपाइलर बोलेगा पहले ग्रामर ठीक करो, प्रोग्राम आगे कंपाइल ही नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आते हैं रन टाइम एरर्स। ये थोड़े शातिर होते हैं। ये कंपाइल तो दबे पांव हो जाते हैं, पर एग्जीक्यूशन के वक्त प्रोग्राम को गिरा देते हैं। जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करना, ऑपरेशन ही इम्पॉसिबल है, तो प्रोग्राम अचानक से बीच में ही क्रैश हो जाता है। और आखिर में आते हैं लॉजिकल एरर्स, जो सच में खून पीते हैं। यहां मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है, कोई क्रैश नहीं, कुछ नहीं, पर इंसान ने जो लॉजिक लिखा है वही कंप्लीटली गलत होता है। जैसे किसी अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर देना। प्रोग्राम रन करेगा जरूर, पर आउटपुट एकदम अनडिजायर्ड और गलत आएगा, और इन्हें ठीक करना सबसे ट्रिकी होता है। इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले मैं एक थॉट देकर जा रहा हूं। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी ज्यादा एडवांस्ड और ह्यूमन लाइक होती जा रही हैं, इन कॉम्प्लेक्स भाषाओं को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए हमारे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स खुद को कैसे इवॉल्व करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आने वाला वक्त वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैप्पी कोडिंग।